हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य सीएसई योर स्टडी हब। मेरा नाम सोनल है और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनुसूची को हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक्स जानेंगे, उसके आर्टिकल्स जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी छोड़ जाऊंगी जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये पहली अनुसूची है, ये राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र और संग्रह क्षेत्रों के नाम और उनके सीमाओं से संबंधित है। ठीक है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दूसरी अनुसूची जो है, जो वेतन भत्ते और जो पेंशन का प्रावधान होता है उससे संबंधित है हमारी दूसरी अनुसूची। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सिर्फ इनका, ना कि पूरे मंत्री का, सभी मंत्रियों का। ठीक है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, और आते हैं तो फिर ऐसे ही राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यहाँ पे देखिए न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं इसमें। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसके अलावा एक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर देख लेते हैं हम तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची इन उम्मीदवारों के द्वारा लिए जाने वाले शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। ठीक है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ लिया जाता है। इसमें संघ के मंत्री हैं, तो निर्वाचन के लिए उच्च अभ्यर्थी हैं, संसद के सदस्य हैं, न्यायाधीश हैं, महालेखा परीक्षक हैं, राज्य मंत्री हैं, राज्य विधानमंडल निर्वाचन के लिए, तो ऐसे आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। फिर आते हैं हम चौथी अनुसूची को लेकर के। तो चौथी अनुसूची किस लिए है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर देखते हैं हम पांचवी अनुसूची को। तो पांचवी अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, आप इसको पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, इसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में हमारी पांचवी अनुसूची है। ठीक है। फिर हम छठी अनुसूची का देखते हैं। तो छठी अनुसूची में 4 राज्य के बारे में दिया गया है। तो उन 4 राज्यों का नाम याद कर लीजिएगा, कौन कौन से हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्य, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो 4 राज्य कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उपबंध कहाँ है हमारे? तो हमारी छठी अनुसूची में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची संबंधित है राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों के पृथक्करण से। ठीक है। इसको 3 भाग में, मतलब 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन 3 सूचियों के माध्यम से संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्य के बीच में कुछ विषयों का वर्गीकरण किया गया है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग यहाँ तक कर सकते हैं। संविधान में संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई हैं। तो मूल संविधान की आखिरी अनुसूची 8वीं अनुसूची है। इसमें मूल रूप से कुल 14 भाषाओं की ही बात की गई थी, लेकिन फिलहाल में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं जिन्हें जोड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, केवल एक भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके द्वारा आप कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। फिर 92वां संविधान संशोधन यानी कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया, जिसके द्वारा 4 भाषा, बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। किसके द्वारा? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। फिर इसमें दिया कि 2011 में उड़िया को बदल करके उड़िया रख दिया गया था, ना, ऊ की जगह ओ लगा दिया गया था। तो ये हमारी हो गई 8वीं अनुसूची कंप्लीट। फिर हम देखते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय, इसके लिए ये अनुसूची बनाई गई है, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। मुख्यतः यह भूमि सुधार से संबंधित है। और फिर बात करते हैं हम 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची जो है
ये दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता निरअर्हता मतलब अयोग्यता से संबंधित उपबंध किसमें हमारे तो 10वीं अनुसूची में है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। तो किसके द्वारा 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। किसका प्रावधान करता है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित कानून का प्रावधान करता है। ठीक है, याद हो गया होगा। फिर देखिए हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज संबंधित, यानी कि पंचायत की क्या शक्तियां हैं, क्या उनके अधिकार हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सभी से संबंधित सभी का प्रावधान, विवरण, लेखा जोखा जो भी है वो सब कुछ हमारे 11वीं अनुसूची में दिया गया है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1992 में। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किससे संबंधित है? तो ये हमारे पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, पहले 73वें के द्वारा 11वीं जोड़ा गया, 74वें के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। 11 और 12 है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मतलब पहले 11 आता है फिर 12, तो पहले 73 आता है फिर 74 आता है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। 12वीं अनुसूची हमारी नगर पालिका की शक्ति, उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई है। इनमें कुल 18 विषय सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारे यहाँ पे अनुसूचियों का बेसिक नॉलेज। इसके बाद हम कुछ अगर देख लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो जैसे कि ये बिहार पीसीएस का है, प्रश्न दिया हुआ है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट, देखिए 5वीं अनुसूची के बारे में पूछा है, किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया अनुसूचित जाति, सॉरी मुझे याद था कि मैंने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर देखा है जब मैं बता रही थी, तो लेकिन ये बीपीएससी का है। ठीक है, लेकिन पूरा मैंने सही बताया था कि पहले ही ऑप्शन में दिया अनुसूचित जाति। फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा था तो मैंने भी अनुसूचित जाति लगा दिया था, लेकिन वो गलत था। फिर मैंने ध्यान से देखा ऑप्शन की गलत क्यों हो रहा है, तो पता चला कि यहाँ अनुसूचित जाति लिखा है, यहाँ अनुसूचित जनजाति लिखा है, और अभी हमने यहाँ पर देखा 5वीं अनुसूची में कि ये किससे संबंधित है, तो ये हमारे अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अनुसूचित जाति से नहीं होगा बल्कि किससे होगा? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित होगा। ठीक, यहाँ पे दिया है, ये यूपीएससी का प्रश्न है कि 5वीं 6ठी अनुसूची के उपबंध में किस लिए किए गए हैं, तो किसके लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हित के संरक्षण के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्य सीमा का निर्धारण, ये हमारे किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है। पंचायत की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व का निर्धारण, पंचायती राज, अभी मैंने बताया था, याद करके बताइए किस अनुसूची में है? सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए, यह आप बताइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं, ये सब देखते जाइए। यहाँ पे है एक प्रश्न, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में, दल बदल कानून किस में था? ये 10वीं अनुसूची में था। कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस सन में? 1985 में। तो अब इतना बेसिक तो हमको याद हो गया फैक्ट। अब हम इसके कुछ इसमें विचार दिए गए हैं, उसको हम भी विचार देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो पहले कहा गया कि कुछ ये कानून भी निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्ति के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है। इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। नहीं, जहाँ पर भी है आप उसको पहले सर्कल कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, एकदम वो छूटना नहीं चाहिए, तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्ति के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है, तो ये बात गलत है। फिर आते हैं 6 माह का टाइम उनको दिया जाता है। जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं सदस्य, उन्हें 6 माह का टाइम दिया जाता है कि वो अगर कोई दल ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई पार्टी राजनीतिक दल में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ नहीं दिया है, मतलब कि ऑप्शन गलत, पहला गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। फिर आते हैं कि ये भी नहीं गलत,
ये दोनों गलत। ये कानून कोई समय अवधि तय नहीं करता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले में निर्णय करना हो। तो दल बदल के मामले में पहली बात तो निर्णय किसका होता है, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, है ना, पीठासीन अधिकारी जो होता है सभा का, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है दल बदल कानून के संदर्भ में। तो और ये बात भी सही है कि यहाँ कोई समयावधि नहीं दिया गया है, इस कानून में कोई भी समय का कोई टाइम लिमिट नहीं दिया कि आपको कितने टाइम के अंदर ये निर्णय ले लेना है कि वो दल बदल का जो है दल बदल के अंतर्गत वो अयोग्य सिद्ध हो गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन केवल 2 सही होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, ये भी यूपीएससी का ही प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन जनजाति भूमि का, है ना, खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शुद्ध घोषित किया जा सकता है। तो किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का, यानी कि जो जनजाति क्षेत्र है उसको खनन के लिए निजी पक्षकार को हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। एक किसके अंतर्गत घोषित किया जा सकता है, तो ये जनजाति क्षेत्र हमारे किससे संबंधित है, वो 5वीं अनुसूची संबंधित है। जाहिर सी बात है इससे संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में होंगे, क्योंकि उसके प्रशासन से संबंधित नियमावली संबंधित सभी प्रावधान जो है हमारे 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो यह जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा ये एक प्रश्न है, ये आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे ऑप्शन तो दिख गया, लेकिन एक बार आप ऑप्शन ना देखें, आप बिना देखे सोचिएगा। ये लिखा हुआ है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो कथनों में से कौन सा इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। कोई क्षेत्र है जिसको जो है 5वीं अनुसूची के अधीन ले आया जाए। 5वीं अनुसूची के अधीन मतलब 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, वो जनजाति क्षेत्र संबंधित है, यानी कि उसको जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक, तो ऐसे आप टिक लगाएं कि मतलब लॉजिक लगाएं, एक डॉट से दूसरे डॉट को कनेक्ट करेंगे तो आपको पूरा रिमाइंड हो जाएगा। अब ऑप्शन पहला दिया है कि इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय को अंतरित करने पर रोक लगेगी। 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जा रहा है मतलब उसको जनजाति क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, तो ये गैर जनजाति लोगों के अंतरित करने पर रोक लगेगी, तो बात तो सही होनी चाहिए। दूसरा देख लेते हैं कि इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं, वह क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र में बदल जाएगा। और फिर आता है कि जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जनजातीय क्षेत्र में अगर उसको शामिल किया जाएगा उस क्षेत्र को, तो वो उसको हम गैर जनजातीय लोगों को अंतरित नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी मैंने ही बता दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है अनुसूची वाला चैप्टर। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ सजेशन हो या जो भी कुछ कहना हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और इसी तरह से आगे भी संविधान के शोध, संशोधन और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सभी टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाती रहूँगी।